ओके गाइस, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको मोशन के बारे में बताया था। और मैंने आपको बताया था जब भी किसी बॉडी की स्टेट में चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम क्या कहेंगे, वो मोशन में है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो रेस्ट में है। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जो कोई पर्टिकुलर बॉडी एक्चुअल में पूरे यूनिवर्स में रेस्ट में नहीं है। लेकिन आप कहेंगे फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि अर्थ रेस्ट में है कि नहीं। जब मैंने आपको बताया था जो मौसम में चेंजेस आते हैं, जो है वेदर चेंज होता है या दिन रात होते हैं, वो अर्थ के मोशन की वजह से हैं। तो फिर हमें अर्थ रेस्ट में क्यों दिखाई देती है, हमें अर्थ रेस्ट में क्यों लगती है। तो इसका आंसर ये है, ये बिल्कुल ऐसे आप बस वाले एग्जाम्पल से समझिए। जैसे बस में आप बैठे हुए हैं, दो लोग हैं, तो बस में आप दूसरे कैंडिडेट को देखेंगे, आप कहेंगे वो रेस्ट में है। जब आप बस को देखेंगे तो आपको क्या लगता है, बस आपको रेस्ट में दिखाई देगी या मोशन में। आप ये ध्यान रखें, बस आपको रेस्ट में दिखाई देगी, बस के बाहर की चीज़ें आपको मोशन में दिखाई देंगी। आपको लगेगा ये दुकान पीछे निकल गई, ये पेड़ पीछे निकल गया। लेकिन बस आपको, अगर आप घड़ी देखें और आप बस की तरफ देखें, अंदर से बस की तरफ देखें, तो बस की जो स्टेट आपके लिए 12 बजे है, वही 12 के बाद के टाइम के लिए होगी। 1 बजे भी वही रहेगा। तो आपके अकॉर्डिंग बस क्या है, रेस्ट में है। जब फैक्ट क्या है कि बस भी चल रही है और आप भी चल रहे हैं। सेम होता है अर्थ के साथ, अर्थ ही मोशन कर रही है। अर्थ पर आप अर्थ के ऊपर हैं, आप भी मोशन कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऑब्वियस से बस आपको रेस्ट में लगती है। इसी तरह से अर्थ भी हमें कैसे दिखाई देती है, और रेस्ट में दिखती है। अब मोशन एक्चुअली में लास्ट टाइप ऑफ मोशन। मोशन कई तरह की होती है, जैसे फैन है, ये भी मोशन करता है। टाइम के अकॉर्डिंग इसकी जो ब्लेड्स हैं उनकी स्टेट में चेंज होता है। और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, आप उसे रस्सी में बांधिए, ये पत्ता के टुकड़े आप उसे घुमाइए, टाइम के अकॉर्डिंग उसकी स्टेट में भी चेंज होगा। ठीक है, ये भी एक मोशन है। एक पत्ते के टुकड़े को, वही जो आपने रस्सी बांधा हुआ है, उसे आप ऐसे फ्रीली सस्पेंड करिए, एक तरफ छोड़ दीजिए, वो क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा, ये भी मोशन है। एक बर्ड है जो आकाश में उड़ रहा है, उसकी भी मोशन है। तो मोशन, लार्ज नंबर ऑफ मोशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम कौन सी मोशन पढ़ने वाले हैं। तो हम जो मोशन पढ़ने वाले हैं वो है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बस पार मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, हमें जो मोशन पढ़नी है वो पढ़नी होगी आपकी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि मोशन डिफाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो मोशन डिफाइन करने के लिए चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आप लिखिए, और जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, डिस्क्राइबिंग ऑफ अ मोशन। मैंने आपसे कहा था एनसीईआरटी की जो बुक है उसे अपने पास रखी है, मैं उसी की हेडिंग को लिख रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था एक बड़ी सी प्रॉब्लम थी हमारे पास मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, और वो प्रॉब्लम थी आपकी लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, कि हम ऑब्जर्वर को कहाँ माने। तो आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको मैथमेटिक्स के पास दिखाई थी, इस तरह से ये होती है एक्स एक्सिस, ये -x, ये प्लस का y और ये माइनस का y। तो मैंने आपको कहा था यहाँ एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं O से। तो अब ये जो ओरिजिन था, अब इसी ओरिजिन पर हम कंसीडर करेंगे कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ है, वो इस ओरिजिन पर है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट, आप ये ध्यान देंगे, अब जो मोशन पढ़ने जा रहे हैं, जैसे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो ये है स्ट्रेट लाइन, जैसे एक्स एक्सिस। तो हम जो मोशन पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारा जो ऑब्जर्वर है, चाहे वो गाड़ी हो, ट्रक हो, या कोई भी कैंडिडेट हो, तो ऑब्जर्वर हमेशा कैसे चलेगा, वो चलेगा इधर की तरफ, या तो प्लस के एक्स में चलेगा, या वो किधर चलेगा, वो चलेगा माइनस के एक्स में। ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये पर्टिकुलर चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, जैसे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसमें जो ऑब्जर्वर हो या तो प्लस एक्स की तरफ चलेगा या माइनस एक्स की तरफ। लेकिन अगर वो ऊपर चला गया थोड़ा सा भी,
तो फिर ये मोशन होगी कितने डायमेंशन में हो जाएगी, 2 डायमेंशन में। अब अगर वो ऐसे चल रहा है, यहाँ से यहाँ गया, तो अब उसका एक यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई कोऑर्डिनेट होगा, इतना एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, वो यहाँ से यहाँ गया, तो अब उसकी जो मोशन हो जाएगी कितनी डायमेंशन में, वो मोशन होगी एक प्लेन में। तो ये पर्टिकुलर मोशन होगी कितने डायमेंशन की, 2 डायमेंशन की, जो हमें नहीं पढ़नी। इसी तरह से मान लीजिए एक मॉस्किटो है, मच्छर जो रूम में उड़ रहा है, वो भी मोशन कर रहा है। जब वो रूम में उड़ रहा होगा तो मैंने आपसे कहा था कि अब हम मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, वो स्पेस में मूव कर रहा है। मैं आपको सिखा चुका हूँ, रूम में एक ओरिजिन है, रूम में एक एक्स एक्सेस मानी थी हमने नीचे, जहाँ ये वाली वॉल और फ्लोर मिलते हैं, ये वाली वॉल और फ्लोर मिलेगा, उसे हमने वाई एक्सेस माना था। और एक क्या थी आपकी, ये जो एडजेसेंट वॉल्स होती हैं, ये वाली वॉल और ये वाली वॉल, वो यहाँ उनका जॉइंट उसे क्या मानते हैं हम ऊपर की तरफ, आपकी जेड एक्सेस है। जो मच्छर है उसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई और जेड। तो हम क्या कहेंगे, मच्छर कहाँ उड़ रहा है, स्पेस में। तो मोशन होगी कितने डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में। वो भी हमें नहीं पढ़नी, हमें ये मोशन पढ़नी है, दिस इज ओनली अलोंग अ सिंगल एक्स एक्सिस। तो आपको केवल एक एक्सिस बनानी है। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्राइबिंग ऑफ अ मोशन, ठीक है, आप इसमें एक लाइन लिख लीजिए, द मोशन टू डिस्क्राइब the motion, the observer is always considered at origin. This origin is called reference point. This origin is called reference point. तो हम जो मोशन कंसीडर करने वाले हैं, अब आपको टेंशन नहीं लेनी कि ऑब्जर्वर गाड़ी के बाहर है या गाड़ी के अंदर है, कोई अब आपको टेंशन नहीं लेनी। बस आपको अब क्या सोचना है, आप उसे ध्यान से सुन लीजिए। आपको बस ये सोचना है कि ये है आपकी एक्स एक्सिस, इधर है प्लस एक्स, इधर क्या आपका आप माइनस एक्स मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या मान सकते हैं, एक ओरिजिन। दूसरी वाई नहीं बनाऊंगा मैं, क्यों, मैंने आपसे कहा मुझे पढ़नी है, मैं लाऊंगा स्ट्रेट लाइन। और यहाँ क्या खड़ा होगा, यहाँ होगा आपका जाना पहचाना ऑब्जर्वर, ठीक है। और ये सब कुछ देख के बताएगा आपको। और क्योंकि इसे टाइम भी बताना है, तो इसके हाथ में क्या बना देते हैं, घड़ी बना देते हैं, ठीक है। इसके हाथ में एक वॉच है। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, आपको 9th क्लास में फिजिक्स पढ़नी है कि अब कोई भी गाड़ी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कार है, मेरा से पहले ही कहा था मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये कार है। तो मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये कार या तो प्लस एक्स में चलेगी या इसके बैक जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कार इधर उधर नहीं जा सकती, ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक सीधा वायर हमने खींच दिया, ठीक है। तो उस वायर पे आपसे कहा जाएगा आप इस वायर पर चलिए, तो वायर पे या तो आगे की तरफ चलेंगे या तो उस वायर पे पीछे की तरफ चलेंगे, आप इधर उधर तो नहीं जा सकते वरना आप गिर पड़ेंगे। सेम यहाँ है, दिस इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, और इट इज अ 1 डायमेंशनल मोशन। केवल एक ही डायमेंशन आपकी होगी, इसके अलोंग आपको क्या करना है, मूव करना है। अगर यहाँ पर 9th क्लास के इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक शराबी भी है, चाहे उसने कितनी भी पी रखी हो, उससे अगर चलना पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ या तो आगे की तरफ चलेगा प्लस एक्स में, या पीछे की तरफ चलेगा माइनस एक्स में, वो इधर उधर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, अब आपकी बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिकॉज दिस इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो डिस्क्राइबिंग ऑफ मोशन हेडिंग में आप क्या लिखेंगे, टू डिस्क्राइब द मोशन the observer is always considered at origin, this origin is called reference point, ठीक है। जब आप ओरिजिन पे ऑब्जर्वर को बैठा देते घड़ी देख करके, भाई तुम घड़ी देख के यहाँ ओरिजिन पे बैठे रहो, तुम्हें क्या करना है, ये बताना है गाड़ी कहाँ पर है, गाड़ी कितनी दूर चलेगी प्लस एक्स में या माइनस एक्स में, और जब जा रही है तब टाइम कितना हो रहा है, ट्रांसपेरेंट, तब जाके ओरिजिन को क्या कहने लग जाते हैं, इसे बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो फाइनली
अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हेडिंग लिखिए नेक्स्ट, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप इसी को और थोड़ी सी एडवांस लैंग्वेज में कह सकते हैं, दिस इज वन डायमेंशनल मोशन। मैं आपको ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज सिखा चुका हूँ, और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से कह दूं, अगर आप डायरेक्ट ये पेस का वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे डायरेक्ट मत देखिए, पहले मैथमेटिक्स वाली वीडियो देखिए, समझ में नहीं आती तो बार बार उन्हें देखिए, उसके बाद आप फिजिक्स स्टार्ट करिए। ठीक है, मैं आपको फिजिक्स तभी सिखा पाऊंगा जब आपके पास पूरा मैथमेटिक्स आता होगा, जो मैंने पिछले 2-3 वीडियो में कवर किया है। तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो अब मैंने आपसे कहा था आप ऑब्जर्वर की टेंशन छोड़ दीजिए, कहाँ मिलेगा आपको ऑब्जर्वर हमेशा, तो ये रही आपकी स्ट्रेट लाइन। ये रही आपकी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी आप समझ सकते हैं। और ये आपका ओरिजिन। ठीक है, और इधर क्या आपका, मैं और स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ, ये आपकी प्लस की एक्स, ये है ओरिजिन। और इस ओरिजिन में मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जर्वर बिठा देता हूँ। ये हमारा ऑब्जर्वर जो ओरिजिन पर है। चलिए इसे घड़ी भी दे देते हैं, इसके पास एक वॉच। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे घड़ी ऑब्जर्वर के सिर के बराबर है। ठीक है, और ये ड्राइंग है, बस आपको समझना है। और मैं एक स्केल ड्रॉ कर रहा हूँ। स्केल एक डिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए, चलिए मैं एनसीईआरटी बुक की डिस्टेंस लिख देता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने वही डायग्राम ड्रॉ कर दिया है जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, इससे आपको नोट्स बनाने में हेल्प होगी और चीज़ें समझने में भी हेल्प होगी। डायग्राम ध्यान से समझ लीजिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आप इसे एक्स एक्सिस कह सकते हैं। ये ऑब्जर्वर यहाँ आपका रहा, और ये मैंने स्केल बनाया है, ये 5, 10, 15, 20 ये गया किलोमीटर्स में डिस्टेंस हो गई है। अब सपोज करिए कोई हमारे पास गाड़ी है या कुछ भी, और वो गाड़ी क्या की, ओ से स्टार्ट हुई, ओ के बाद कहाँ पहुँची, सी पर, सी के बाद कहाँ पहुँची, बी पर, बी के बाद कहाँ पहुँची, ए पर, ए से फिर बैक कहाँ, बी, और बी से फिर बैक कहाँ, सी। ठीक है, तो कोई भी कार है आपके पास, वो पहले ओ से सी गई, देन सी से बी गई, देन बी से ए गई, एंड देन रिवर्स, एंड देन कहाँ से कहाँ, एंड देन ए से बी आई, और फाइनली बी से सी आई। ठीक है, आप समझ गए होंगे। कोई भी आप कार कंसीडर कर लीजिए, जो यहाँ से चलना स्टार्ट होती है, सी पहुँचती है बी, ए, एंड देन फिर से बी पर आती है, फिर सी पर। तो यहाँ पर हम एक फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व करते हैं मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब इस मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, आप उन्हें 1 बाई 1 समझेंगे। तो पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है वह आपकी डिस्टेंस। आप हेडिंग लिखेंगे डिस्टेंस। क्या होती है डिस्टेंस? ठीक है, तो डिस्टेंस होती है द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आप एक्सप्लेन कर दूंगा। द टोटल पाथ लेंथ covered by the object is called distance। ठीक है, इसके बारे में कुछ और नॉलेज मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। इट इज a scalar quantity in SI system
द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। ठीक है, कुछ और भी पॉइंट है डिस्टेंस के बारे में, लेकिन मैं फिर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंपेरिजन से उस पॉइंट्स को लिखाऊंगा जिससे आप और अच्छी से वो चीज़ें क्लियर हो सके। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो टोटल पाथ लेंथ कवर करता है तो उस टोटल पाथ लेंथ को बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे यहाँ पर ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओ से सी गया, फिर बी गया, फिर ए गया, फिर ए से बी आया और सी आया, तो इसमें कितनी टोटल पाथ लेंथ, इसकी जो पाथ है उसकी लेंथ कितनी है, तो ओ से सी, बी और ए, मतलब कुल मिला के ओ से कहाँ पहुँचा, ए पर, तो कितनी पाथ लेंथ हो गई 60। उसके बाद ए से कहाँ आ गया, सी पर, तो आप देखेंगे ये डिफरेंस है यहाँ का 55 से 60 है, तो ये क्या 5 यहाँ, फिर 10, 15, 20, 25, 30 एंड देन 35। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दिस इज 60, और उसके बाद ये कहाँ पे आ गया सी पर, तो ये डिस्टेंस कितनी है, तो कितने गैप है, यहाँ से 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस होगी, मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो टोटल डिस्टेंस इसने कवर की है वो कितनी होगी, वो ओ से ए तक की डिस्टेंस और ए से सी तक की डिस्टेंस। तो ओ से ए तक की डिस्टेंस है 60 और ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी थी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। इसलिए डिस्टेंस कवर की कितनी आपकी 95 मीटर, सॉरी ये 95 किलोमीटर। तो ये होती है आपकी डिस्टेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट जो टोटल पाथ लेंथ कवर करता है उसे बोलते हैं उसकी डिस्टेंस। नेक्स्ट आपका एक बार फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position is called displacement। इसे आप अच्छे से समझिए, ठीक है। मैं और इंफॉर्मेशन पहले लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन ऐसा सिस्टम, ऐसे सिस्टम समझते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब जो आपका MKS था, ठीक है। इन ऐसा सिस्टम द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, ठीक है। पहले आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो इससे आपको नोट्स बनाने में हेल्प रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को आप ध्यान से देखिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट भी वही है जो डिस्टेंस की है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये हम डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि ऑब्जेक्ट बीच में कहाँ घूमा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं तो बस ये देखिए कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहाँ था, बिल्कुल स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट कहाँ था। तो ऑब्जेक्ट ने कहाँ से शुरू किया था, ऑरिजिन से स्टार्ट किया था। तो ऑरिजिन का कितना किलोमीटर, तो ऑरिजिन तो आपका 0 किलोमीटर होगा। और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट कहाँ, सॉरी सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट कहाँ था, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने बिल्कुल स्टार्ट में कहाँ से स्टार्ट किया, ऑरिजिन से कितना किलोमीटर 0, बीच में वो सी फिर बी फिर ए फिर ए फिर बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे लास्ट में कहाँ है
तो सबसे लास्ट में कहाँ है आपका, सी पर है, ठीक। तो इसकी इनिशियल पोजीशन है ओ, फाइनल पोजीशन क्या है सी, बीच में कहाँ गया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, आप समझ सकते हैं, इनिशियल पोजीशन है ओ, फाइनल पोजीशन क्या है सी, तो इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो जब ऑब्जेक्ट ओ से सी, बी, ए से बी, फिर सी आया, तो उसका डिस्टेंस कितना है 95 किलोमीटर, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लिखा जाएगा कितना, यहां से यहां, दिस इज 25 किलोमीटर, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, 25 किलोमीटर कहां से कहां, ओरिजिन से सी की तरफ, आप सामने लिखेंगे फ्रॉम ओ, ओ का मतलब ओरिजिन है, टू, फ्रॉम ओ टू सी डायरेक्शन। मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके पास 100% क्या होती है, डायरेक्शन। तो ये यहाँ हम इसके लिए प्लस भी लगा देते हैं, प्लस का 25, प्लस का 25 क्यों, तो मैंने आपसे कहा था अगर ये ओरिजिन है, तो अगर आप इधर की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या है, ये प्लस की एक्स है, लेकिन ये प्लस का 25 है। तो 25 किलोमीटर क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और सॉरी 25 किलोमीटर क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और प्लस क्या बता रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हुआ है, क्योंकि ये डायरेक्शन दो है, मैंने आपसे कहा था इधर भी चल सकता है, ये पॉजिटिव है, इधर भी चल सकता है, ये नेगेटिव है। तो हम अब डायरेक्शन तो दो है, लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन कितनी होती है, केवल एक। तो डिस्प्लेसमेंट कितना 25 किलोमीटर, किधर की तरफ, लेफ्ट या राइट, तो पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन, तो ओ सी किधर है, सी की तरफ, सी से आपको क्या प्लस का 25, ठीक है। मैं आपको दूसरी डेफिनेशन और देता हूँ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने की, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एकदम मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ जिससे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं बड़े आराम से। क्या है दूसरी डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट की, आप और करके लिखेंगे, द डिफरेंस ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन of the object is called displacement, is called displacement, ठीक है। सपोज the initial position of the object is x1 and the final position ठीक है। पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं ऊपर मिटाने वाला हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। Suppose the initial position of the object is x1 and the final position is x2, then displacement is equal to, क्या बताया था मैंने आपको, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो क्या होगा चेंज इन पोजीशन, तो पहली पोजीशन क्या थी x1, ये रहा, बाद में पोजीशन क्या हो गई x2, ये रहा। तो चेंज कितना रहा,
बताएंगे आप चेंज कितना होगा। इसे ऐसे समझिए, जैसे मैंने आपसे कहा पहले आपके पास मान लीजिए 10 रुपीज़ है और आपके पास 15 रुपीज़ है। 10 रुपीज़ है और 15 रुपीज़ है, मतलब एक X1 एक X2 है। तो इन दोनों में चेंज कितना है, मतलब इनका डिफरेंस कितना है। ये तो मैंने कहा दिस इज डिफरेंस ऑफ पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, आप इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी दूसरे एग्जाम्पल से समझिए, अच्छे समझ में आएगा। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मान लीजिए, स्पीड उसकी मान लीजिए वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से मान लीजिए 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। 10 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाए तो कितनी चेंज हो गई, तो कितनी चेंज कितना आ गया। तो चेंज कितने का आया, 5 का। कैसे निकाला, 15 में से 10 माइनस करके। यह क्या पोजीशन है वेलोसिटी की जगह पर, तो इनिशियल पोजीशन क्या थी x1, फाइनल क्या है x2। तो कितना चेंज आया, तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा, तो फाइनल में से क्या करना है, इनिशियल कर दे माइनस। तो ये क्या है, ये आपके पास एक फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का। दिस इज x2 माइनस x1। अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये कि वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब मैं यही जो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था इस फॉर्मूले से करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहाँ था, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहाँ था, ओरिजिन पर। तो x1 कितना हो गया, 0 है क्या नहीं। मैं उसी क्वेश्चन को अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था उसी को बता रहा हूँ। और सबसे लास्ट में कहाँ है वो, मैंने आपसे कहा था ओ से सी गया, बी गया, ए गया, ए से बी आया, फिर सी। सबसे लास्ट में कहाँ है, सी पर है। तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, तो फाइनल पोजीशन आप कहेंगे 25 किलोमीटर। प्लस का माइनस का, तो ये डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव, तो प्लस का 25 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर, तो डिस्प्लेसमेंट का आपको फॉर्मूला बता दिया गया है सर। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, फाइनल पोजीशन मतलब 25 माइनस ये फॉर्मूला इनिशियल मतलब 0, तो कितना आ गया, प्लस का 25 किलोमीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, दिस इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ फैक्ट है, मैं उन्हें एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। इसे हम आप मैंने आपसे कहा था वो से सी गए, बी गए, ए गए, फिर बी, फिर सी आए, इसे आप फर्स्ट केस मान लीजिएगा। अब केस सेकंड, तो फर्स्ट केस का कंक्लूजन क्या था। ठीक है, पहले आप लोग यहाँ तक का स्क्रीन और ले लीजिए। तो फर्स्ट केस का क्या कंक्लूजन आया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो फर्स्ट वाले केस में हमारे में क्या था, डिस्टेंस कितनी आई थी, हमारे फर्स्ट केस में डिस्टेंस आई थी 95 किलोमीटर, और हमारा डिस्प्लेसमेंट आया था, और हमारा सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ। तो ये हमारा केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट में डिस्टेंस कितनी आई थी, वो आई थी 95 किलोमीटर, और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, वो था आपका प्लस का 25 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लिखते हैं केस सेकेंड। सपोज करिए अब जो ऑब्जेक्ट है वो ओ से स्टार्ट करता है और कहाँ पहुंचता है, सीधा पहुंचता है ए पर। कहाँ से स्टार्ट किया, उसने ओ से स्टार्ट किया, ओ से स्टार्ट करने के बाद सीधा कहाँ पहुंचा, ए पर। तो डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस हम डिफाइन करेंगे ओ से ए तक की डिस्टेंस कितनी है, आप मेजर कर सकते हैं, प्लस का 60 किलोमीटर। अब मैं आपसे कहूँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब डिस्प्लेसमेंट का आपके पास फॉर्मूला है, क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन।
तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, तो लास्ट में कहाँ है, ओ से ए है तो लास्ट में ए है, तो प्लस का 60 किलोमीटर। इनिशियल पोजीशन कितनी, x1 कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से, उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है 0, ठीक है। इसे माइनस कर दिए तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, प्लस का 60 किलोमीटर, ठीक है। अब सपोज करिए, पहले आप बता लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक केस थर्ड पढ़ते हैं। केस थर्ड में सपोज करिए ऑब्जेक्ट ओ से ए गया और फिर ए से ऊपर ही आ गया, ओ से ए गया और फिर ए से कहाँ आ गया ऊपर। इस सिचुएशन में डिस्टेंस क्या होगी, तो आपको पता है ओ से अगर ए गया तो कितनी पाथ लेंथ हो गई 60, ए से ओ आया कितनी पाथ लेंथ हो गई 60, तो टोटल कितनी हो गई 60 प्लस 60 कितना 120 किलोमीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला फाइनल पोजीशन x2 माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल में कहाँ था ओरिजिन पर, फाइनल भी कहाँ है ओरिजिन पर, तो फाइनल पोजीशन भी 0, इनिशियल भी 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, दिस इज 0, है कि नहीं। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए और ये जो डेटा है आप ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस इस केस में 120 किलोमीटर आ रही है और डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 0, ठीक है। अब एक फोर्थ केस और लेते हैं। पहले मैं सेकंड केस का डेटा लिख देता हूँ क्यों मैं इसे मिटाना हूँ। सेकंड केस में डिस्टेंस कितनी आई 60 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी कितना आया 60 किलोमीटर। ठीक है, और केस थर्ड का भी हमें जरूरत पड़ेगी। इसे ये मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, आप लोगों के पास तो ये डेटा है, आप नहीं लिखेंगे इसे। तो केस थर्ड में कहाँ से ओ से ए और देन ए ओ। इस केस में डिस्टेंस कितनी आई है 120 किलोमीटर, ठीक है। आप लोग नहीं लिखेंगे इसे फिर से, मैं को बता रहा हूँ, इसलिए कंक्लूजन में समझाऊंगा तो मुझे सारी चीज़ एक साथ चाहिए। आपके पास तो कंप्यूटर है। डिस्टेंस 120 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना केस 4। सपोज करिए जो ऑब्जेक्ट है वो पहले ए पर था, ए के बाद सीधा कहाँ आता है सी पर। ऑब्जेक्ट पहले ए था, ए पर था, ए के बाद सीधा कहाँ आता है सी पर। अब डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस सीधा ए से सी आया, कितनी पाथ लेंथ हो गई 5 10 15 20 25 30 एंड 35। तो डिस्टेंस कितनी हो गई 35 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जैसे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल में कहाँ था, मतलब फॉर्मूला है x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन कहाँ है, पहले तो ए पे था फिर सी पे आया, तो फाइनल पोजीशन तो सी है, कितना प्लस का 25 किलोमीटर, माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है वो है प्लस का 60 किलोमीटर, और प्लस माइनस आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 25 माइनस 60 किलोमीटर, तो कितना आया माइनस का, आप इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, दिस इज 5 और ये हो गया आपका 5, दिस इज 3, माइनस का 35 किलोमीटर। अब आप केस फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को एक साथ देखिए, आपकी क्या समझ में आता है। तो आप ये ध्यान से देखिए,
आप ये ध्यान से नोटिस करिए, ये जो डिस्टेंस होती है, सबसे पहला कंक्लूजन, फर्स्ट केस की डिस्टेंस पॉजिटिव, ठीक है, ये साइन मैंने वैसे ही बनाया, फर्स्ट केस की डिस्टेंस पॉजिटिव, सेकंड की पॉजिटिव, थर्ड की भी पॉजिटिव और फोर्थ की पॉजिटिव। इसका मतलब जो डिस्टेंस होती है, दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी जीरो नहीं हो सकती, पहला कंक्लूजन। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट देखिए, पहली केस का डिस्प्लेसमेंट 25, दूसरी केस का डिस्प्लेसमेंट 60 और तीसरी केस का डिस्प्लेसमेंट 0 और जो फोर्थ केस का डिस्प्लेसमेंट कैसा है, माइनस का 35। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो डिस्टेंस दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो कभी जीरो नेगेटिव नहीं हो सकती। जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। थर्ड कंक्लूजन देखिए, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब उसमें से मैं डायरेक्शन हटा देता हूँ, कितना है 25, इसे लिख लीजिए 25, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना, डायरेक्शन हटा दीजिए, प्लस माइनस क्या बताते हैं, डायरेक्शन तो बताते हैं, प्लस का मतलब किधर आई तरफ चल रहा है, माइनस का मतलब किधर पीछे तरफ चल रहा है। तो अगर आप प्लस माइनस हटा देंगे तो क्या डायरेक्शन हटा दी, और आप इसी राइट टाइम से डायरेक्शन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, स्केलर बन जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ देखिए वो डिस्टेंस से कम है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से कैसा है, कम है। कि सेकंड में देखिए डिस्टेंस भी 60 है और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, आप यहाँ प्लस ले सकते हैं, अगर नहीं लिखा तो प्लस ही मानते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वो डिस्टेंस के बराबर है। और यहाँ पर देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, वो यहाँ भी डिस्टेंस के बराबर है कि नहीं। और यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना, 0, डिस्टेंस कितनी है 120 किलोमीटर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से कैसा छोटा है। इसका मतलब जो थर्ड कंक्लूजन निकल के आया कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है या तो वो डिस्टेंस के इक्वल होगा या वो हमेशा डिस्टेंस से कैसा होगा, छोटा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।